हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है वैसे तो, क्योंकि अब मैं कंटिन्यू आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। सो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की सीरीज कर रहे थे एंड आज हम उसका 5th पार्ट करेंगे, मतलब 5th यूनिट का 2nd पार्ट है ना, तो उसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठना सो दैट साथ साथ नोट मेकिंग हो सके। इसके अलावा आपको बताइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट मिल जाती है यहाँ से। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई, आप सबके सपोर्ट के लिए, बहुत सारे प्यार के लिए, है ना, कि 500 प्लस हो गए हमारे सब्सक्राइबर। तो अब हम एक नए टारगेट की ओर बढ़ते हैं, 1000 वाला, है ना। उम्मीद है ये भी आप इसी तरीके से पूरा करा दोगे। और बाकी ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, ठीक है। दोनों चल रही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी और वैक वाले स्टूडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की भी। तो आप वहां से आराम से उसको फॉलो कर लेना, लिंक बना लेना अपना, ठीक है। ऐसे बीच बीच में से लेक्चर सुनने का कोई फायदा नहीं है, शुरू से एंड तक आओगे तो ज्यादा मजा आएगा। बाकी यूनिट 5 शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एक बात है कि हम यहाँ सोशल वेलफेयर तो पढ़ेंगे पर प्रशासन को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे, है ना। सो यूनिट 1 इसका ऑलरेडी डन है, पार्ट 1 सॉरी, है ना। तो पार्ट 2 आज हम लोग करने वाले हैं इसका, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, जिसमें आप क्या क्या कवर करने वाले हो आज। सोशल वेलफेयर इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा एजुकेशन का देखोगे कि राइट टू एजुकेशन कैसे हमारा राइट है, ठीक है। और इसका आर्टिकल लिखना कमेंट में अगर पता है तो, वैसे पता होना चाहिए अब तक तो, क्योंकि हम कई बार पढ़ चुके हैं इसको अलग अलग तरीके से। तो बताना आप लोग क्या आर्टिकल है इसका, ठीक है। एंड हेल्थ का देखेंगे, नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये चीजें देखेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट एक बार फटाफट से गौर करें। भारत में सामाजिक कल्याण, विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में कि सामाजिक कल्याण की क्या स्थिति है भारत की। शिक्षा का अधिकार जानेंगे, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सोशल वेलफेयर इन इंडिया। देखो आपको पता है कि जो भारत है ना, भारत की जो प्रवृत्ति है, ये कह लो कि नेचर ही ऐसा है ना, मतलब ओरिजिन, प्रकृति ही ऐसी है इंडिया की कि वो समाज को साथ लेके चलने की बड़ी बात करते हैं, ठीक है। और जब आप समाज को लेके चलोगे तो आपको पता है कि कल्याण तो करोगे ही ना लोगों का, तभी तो आप इतने लोगों को साथ लेके चलने की बात कर रहे हो कि आपके मन में कहीं ना कहीं लोगों की भलाई की बात हो रही है। तो ये वाला कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा माइंड में रख के चलेंगे अपन, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा बैकग्राउंड चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तो मैं पुराने एंशियंट टाइम में घुमा के लेके आती हूँ, ठीक है। वर्चुअल टूर करते हैं हम सारे, ठीक है, खुश हो जाओ, है ना। तो जो इंडियन ट्रेडिशनल अप्रोचेस है ना, मतलब अगर आप बहुत पुराना लिटरेचर वगैरह देखोगे जहां हमने धर्म की बात की हुई है ना, भिक्षा की बात की है, दया की बात की है, दक्षिणा त्याग, है ना, इन सारी चीजों की बात की। तो जो हमारी अप्रोच है पुरानी पारंपरिक तरीके से अगर आप देखो भारतीय दृष्टिकोण को, तो हम इन सारी चीजों पर बड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ऊपर से फॉलो करते चलेंगे, वही धर्म, आर्म्स, मर्सी, दक्षिणा, रिनंसिएशन, ठीक है, इनको बड़ा फोकस किया जाता था। दूसरी बात क्या है, सेल्फ सेक्रीफाइसेस भी बड़े ही इंपॉर्टेंट होते थे कि इंसान ना सेल्फ सेक्रीफाइस करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचता था। जैसे आज तो हम फिर भी सोच जाते हैं कि अगर सेक्रीफाइस करना पड़े तो, इवन दो हम आज भी बहुत सारे तरीकों से करते हैं अलग अलग, है ना, नो डाउट। बट पुराने टाइम में अगर ट्रेडिशनल लिटरेचर देखोगे, अप्रोचेस देखोगे, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था उन दिनों। सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है ना, हेल्पफुल थॉट फॉर अदर्स, मतलब ये सारी की सारी चीजें ना आपकी ऐसी हैं जो पारंपरिक तरीके से चलती आ रही है और ये इतनी बढ़िया तरह चली कि हमने आज भी इनको यूज करे। जैसे सेल्फ गवर्नमेंट आज भी होती है ना, आपको पता है कि हेल्पफुल थॉट आज भी आप रखते हो दूसरों के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या हेल्प कर रही है, दूसरों का वेलफेयर करने के लिए, है ना। मतलब समाज में जितने लोग रह रहे हैं आप सबका वेलफेयर करने की बात करते हो। और जो वेलफेयर हो रहा है वो डिपेंड किस पे करता है भाई, वैल्यूज पर, मॉरल फीलिंग्स पर, जो भी आप रखते हो। मतलब कुछ तो मूल्य निर्धारित किए होंगे ना आपने, कुछ तो नैतिक भावनाएं आपने सोची होंगी ना लोगों के लिए। तो इस वाली चीज का बड़ा ध्यान रखना। एक और चीज है, ऐसा नहीं है कि खाली आप इंडिविजुअल का ध्यान रख रहे हो कि भाई कोई 1 2 3, मान लो ये 3 लोग हैं, आपने बस इन तीनों की मदद कर दी, सोच लिया हाँ भैया हमने तो सोशल वेलफेयर कर दिया, समाज का कल्याण कर दिया। नहीं, देखो बहुत सारे इंडिविजुअल मिलकर ही तो क्या बना रहे हैं, आपके समाज बना रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे कलेक्टिव वेलफेयर की तरफ ध्यान रखना है, पूरी कम्युनिटी का। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाए कि आप व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, आप सबको ध्यान में रख के ही सामाजिक कल्याण के लिए काम करोगे। इसके अलावा आप देखोगे पुराने टाइम में, प्राचीन काल में, अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ गई है ना, जैसे फ्लड आ गया, कोई बाढ़, सूखा, भूकंप आ गया, ऐसी ऐसी चीजें आ गई, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, है ना, जैसे फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, ये सारी प्रॉब्लम्स आई अगर, तो ऐसे में राजा की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ना। तो राजा क्या करता था, किंग अपनी साइड से हेल्प प्रोवाइड कराता था। तो ये भी तो समाज का कल्याण ही हो गया ना, कि आप समाज के कल्याण के लिए उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हो, क्योंकि उनको वाकई में बड़ी परेशानी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि ये जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है ना, ये नया नहीं है भाई, ये ना बहुत पुराने टाइम से चलता रहा है। इसलिए तो मैं तुम्हें लेके गई पुराने टाइम में कि चलो सैर करके आते हैं, कि वहां देखते हैं वहां क्या क्या होता था। हम वहां पहुंचे, ठीक है, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि हर कोई बंदा गाड़ी से पहुंचा, कोई वैसे पैदल तो चल सकते हैं, वैसे कुछ लोग तो चलो ठीक है पैदल भी पहुंच गए, कुछ साइकिल से, कोई स्कूटी से, कोई स्कूटर से, जिससे भी पहुंचे हो, ठीक है। हम सारे पहुंच गए एंशिएंट टाइम में। हमने देखा कि भाई ये कॉन्सेप्ट ना नया नहीं है, सोशल वेलफेयर वाला, ये तो भाई पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया में। तो इस वाली चीज की बात समझ में आ गई कि ये पहले का कॉन्सेप्ट है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो अत्यंत प्राचीन अवधारणा है। दूसरी बात क्या है, ह्यूमन बीइंग इनिशियली लिव्ड एज डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एंड ट्राइब्स एंड पॉवर्टी, डिजीज, सफरिंग हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड इन ह्यूमन लाइफ। भाई एक बात बताओ, आप हिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे सारी चीजें, है ना, तो बहुत जल्दी रिलेट भी कर पाओगे कि पहले क्या होता था। पहले के सारी चीजें एक स्ट्रक्चर में थी, एक संरचना बना हुआ था कि ऐसे समाज होगा, ऐसे ऐसे सारी मतलब तरीके होंगे काम करने के, ऐसे प्रशासन में कुछ नहीं था ना पहले तो यार सारे इंसान थे और मतलब बिल्कुल इनिशियली चले तो भाई सब जंगल में रहते थे,
कोई भी वो नहीं था, स्ट्रक्चर नहीं था, हर कोई बस ऐसे ही रह रहा है, कोई ग्रुप में रह रहा है, कोई अकेले रह रहा है, सब डिसऑर्गेनाइज्ड है ना, सब कुछ असंगठित समूह है, जनजातियों में रह रहे हैं लोग, मतलब जनजाति के रूप में रह रहे हैं, मतलब किसी को कोई पता नहीं है क्या जात पात क्या क्या कुछ नहीं, गरीबी बीमारी पीड़ा मतलब हमेशा मौजूद रही है अगर आप शुरू से देखोगे तो। ये चीजें धीरे धीरे आपने क्या किया, इनका स्ट्रक्चर बनाया, संरचना बनाई है, जिससे कि मनुष्य क्या करे कि भाई समाज में वो बढ़िया तरह अपना जीवन व्यापन कर सके या फिर बढ़िया तरह अपनी लाइफ जी सके। तो इसके लिए ह्यूमन ने क्या किया, ह्यूमन ने किया, मैन ने मैक्रो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ग्रुप, कम्युनिटी, सोसाइटी और स्टेट्स के लिए वर्क किया गया। ठीक है, अच्छा एक बात और है, अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाज स्टैब्लिश हो गया, काम बटेगा, है ना भाई, सारी चीजें होंगी, अब तो धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर स्टैब्लिश होना है ना। तो अब ऐसे में क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, मतलब श्रम का विभाजन, काम करने का, एक दूसरे का प्रोडक्शन अलग अलग हो गया, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सोसाइटी में वो बिल्कुल अलग हो गया एक दूसरे से, मतलब कोई इंसान किसी और चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, कोई किसी और चीज का। इवन खेती बाड़ी में भी देख लो, अगर कोई चावल गेहूं उगा रहा है तो कोई दाल कर रहा होगा, कोई सब्जियां कर रहा होगा, तो सेम विद मतलब किसी भी कॉन्टेक्स्ट में डालो तो हर चीज का प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से होने लग गया। इसके अलावा लेबर और जो कैपिटल है भाई, वो दो अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअल्स के पास चली गई, मतलब श्रम और पूंजी। देखो पूंजी मतलब तुम्हारा कैश, पैसा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मेहनत, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि मेहनत करने वाला जो बंदा है वो अलग हो गया, कैश वाला अलग हो गया, मतलब मालिक अलग जो काम करा रहा है और जिसके अंडर जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, वो अलग। तो दोनों चीजें अलग अलग हाथों में चली गई। अब जब दोनों चीजें अलग अलग हाथों में चली जाएंगी तो यार सीधी सी बात है, शोषण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो कैश वाला बंदा है वो उनसे काम कराएगा। ठीक है, मान लो ये बंदा है, इसके पास पैसे हैं, ठीक है, तो इन पैसों का यूज कराएगा किस चीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, है ना। तो ये प्रोडक्शन कराना शुरू करेगा अपनी तरफ से, और जब प्रोडक्शन होनी शुरू होगी तो ऐसे में क्या होगा कि धीरे 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 शोषण होना शुरू हो जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा प्रॉपर्टी का। क्यों? क्योंकि भाई ये मालिक बन गया कहीं ना कहीं और ये मजदूर हो गया, नौकर रह गया, या उसके अंडर काम करने वाला बंदा हो गया, तो अब इसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, इसके पास कम होगी। ऐसे पावर की बात करोगे सोसाइटी में तो यार पावर इसके पास ज्यादा चली जाएगी ऑटोमेटिकली, और इसके पास कम हो जाएगी। तो छोटी छोटी सी चीजें जिनकी बात की गई। इसके अलावा आप देखोगे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स का, क्योंकि जो गरीब हो गया, जो प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है या फिर जो किसी के अंडर जाके काम कर रहा है, अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स यार वो फेस करेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जब ये सारे लोग प्रॉब्लम फेस करें, सफर करें, तो इन लोगों के लिए भी तो भाई कुछ ना कुछ तो पॉलिसी बनाई जाएगी ना, कुछ तो किया जाएगा ना इन लोगों के लिए। तो ऐसे में क्या हुआ, इन लोगों को हेल्प करने के लिए या इनका स्तर थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए सोशल वेलफेयर को इंट्रोड्यूस किया गया कि हाँ भैया समाज में कल्याण करो ऐसे लोगों का जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो ये वाली बात हुई, थोड़ा बैकग्राउंड क्रिएट होता आ रहा है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, उम्मीद है। ठीक है, कंटेम्प्रेरी टाइम की बात करो अगर, है ना, जो अभी वाला प्रेजेंट टाइम चल रहा है, आपको पता है जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका संविधान है भाई, वो नागरिकों को पूरा पूरा अधिकार देता है अपने लोगों को कि आपको पूरा पूरा जस्टिस मिलने वाला है ना, पूरा पूरा न्याय मिलेगा। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है कि आपका राइट है कि आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। और इसको याद रखने का तरीका वही है सैप, है ना, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। तो इन तीनों एरिया में हर इंसान को क्या मिलेगा, न्याय मिलने वाला है। वर्शिप अमंग दैम ऑल सोसाइटी, और आपको पता है कि भाई आपको कोई भी पूजा अर्चना करनी हो अपने हिसाब से, अपने रिलीजन के थ्रू या फिर अपने रिचुअल्स के अनुसार, तो आप कर सकते हो, फील फ्री, है ना। और यहाँ पूजा अर्चना वाली बात हो रही है, मतलब जो वर्शिप की बात हो रही है, पूजा की, है ना। यहाँ अर्चना नाम से अगर कोई बच्ची पढ़ रही होगी तो खुश मत हो जाना, तुम्हारी पूजा नहीं हो रही है पहली बात तो, ठीक है, कभी राजी हो लो। और बच्चे मत सोच लेना कि यार अर्चना कौन है, ये बड़ी पूछ हो रही है इसकी, तो है ना, तो कोई अर्चना नहीं है, पूजा अर्चना वैसे करके बोल देते हैं कि लाइक जब आप पूजा करते हो तो वो आप सारी चीजों को ध्यान में रखते हो, अपने रिचुअल्स एंड ऑल को। ठीक है, तो उनकी गारंटी दी जाती है हर इंडिविजुअल को कि हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकता है, और ये चीजें हेल्प करती हैं कि राष्ट्र की एकता बनी रहे, है ना। तो ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा आप देखोगे सोशल वेलफेयर के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जितने भी अरेंजमेंट है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट के हो गए, या जो भी नीड की जरूरत की चीजें हो गई ना, जो भी आपको लाइवलीहुड के लिए चाहिए कि भाई अगर आपको जीवन जीना है तो कुछ व्यवस्थाएं तो शामिल होनी चाहिए। तो वेलफेयर की जब बात होती है ना, सामाजिक कल्याण की, तो कुछ उचित व्यवस्थाएं हमेशा रहती हैं। जैसे कि आप देखोगे, जैसे उचित रोजगार की बात हो रही है ना, आजीविका कमाने की उचित व्यवस्था, कि अगर आपको काम करना है अपने जीने के लिए, दो पैसे कमाने हैं, तो आपको एनवायरमेंट थोड़ा ठीक ठाक सा मिले, है ना। ऐसा ना हो कि मैं आपसे किसी कंपनी में काम करा रही हूँ पर वहाँ लाइट नहीं दे रखी, वहाँ वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पानी की नहीं है, तो भाई हम क्या प्यासे मर जाएंगे, हम क्या वॉशरूम नहीं जाएंगे, ये तो बेसिक चीजें है ना। तो ये सारी उचित व्यवस्था, इन चीजों की पर्याप्त वेतन हो, मतलब अर्निंग लाइवलीहुड के लिए क्या क्या अरेंजमेंट होने चाहिए उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो एडिकेट वेजेस मिले, ठीक है, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इसके अलावा प्रॉपर लीव्स हो उनको, प्रॉपर मेडिकल मिले, पर्याप्त वेतन, मतलब वही एडिकेट वेजेस हो गए आपके, ठीक है, और प्रॉपर केयर मिले, जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए जरूरत के हिसाब से वो होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी वाले देख लो एक बार, उचित व्यवस्था, पर्याप्त वेतन, उचित छुट्टी, उचित चिकित्सा, ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं या सुख सुविधाएं प्रदान की जाती है सामाजिक कल्याण के कॉन्सेप्ट में। इसके अलावा देखा जाए तो उचित देखभाल मिलती है। यार एक बात बताओ, जब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है सबको, मतलब आप चाहे मेल हो फीमेल हो, कोई भी वो हो आपका, मतलब लेवल कह लो, एरिया कह लो, आप किसी भी सेक्टर में आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे, तो अच्छा खासा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस की। इसके अलावा पूरी फैसिलिटीज मिल रही है एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रॉपर अरेंजमेंट है काम करने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें इसी में आती हैं। जब आप शिक्षा प्रशिक्षण की सुविधाओं की बात कर रहे हो, काम के लिए उचित व्यवस्थाओं की बात करें, तो वो सब इसमें शामिल है ना। अच्छा, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन टू जस्टिस फॉर द इंडियन सिटीजन। सीधी सी बात है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो संविधान है भाई, हर भारतीय नागरिक को क्या दे रहा है, न्याय दे रहा है। न्याय की बात करो, न्याय का आपको पता ही चलिए तीनों एरिया में दे रहा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल।
ठीक है। फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज मिल रही है कि भाई जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है आप वो यूज करो, अपनी लैंग्वेज का प्रचार प्रसार करो, एक्सप्रेस करो अपने आप को। भाई आप अपनी वर्शिप कर सकते हो, बिलीफ जो भी है आपका, आप इन सारी चीजों को आराम से मांग सकते हो। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, भाई सबको बराबर मौके दिए जाएंगे, ठीक है। स्टेटस की बात हो गई कि भाई जैसा आपका स्टेटस आप उसके अकॉर्डिंगली उसको मेंटेन करोगे। सेम टाइम पे प्रमोट करते हैं फेटर्निटी को, ठीक है, फेटर्निटी सिटीजन्स के बीच में। अब अगर देखा जाए तो एक चीज का ध्यान रखो कि जब ये फेटर्निटी की बात हो रही है तो आप यार इंडिविजुअल का भी ध्यान रखोगे, आप पूरे ग्रुप का भी ध्यान रखोगे कि आपको सबके बीच में आत्मसम्मान को मेंटेन रखना है, एकता बनाए रखनी है लोगों के बीच में, ठीक है। एक चीज और है कि जब आप एकता बना रहे हो, आत्मसम्मान मेंटेन कर रहे हो लोगों का, तो वही वाली बात है कि भाई ये सारी की सारी चीजें आपको कहां से मिल रही है? आपके संविधान से। संविधान अपने नागरिकों को देता है न्याय का अधिकार, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भाषा अभिव्यक्ति का अधिकार है, पूजा विश्वास की स्वतंत्रता, ये सारी की सारी चीजें आप किसके अकॉर्डिंग करते हो? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करते हो। कंटेम्प्रेरी इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो वैल्यूज है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मूल्य हैं इन्हीं के आधार पर जो ऑब्जेक्टिव हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के, वो उद्देश्य इन्हीं के आधार पर पूरे होते हैं। अगर यही ना हो तो कभी भी उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखना। एक बात और, प्लानिंग कमीशन था आपका इंडिया में, ठीक है, जो कि प्रेजेंटली क्या है? नीति आयोग है। वैसे ये डेट बता देना और ईयर बता देना कि कब प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बना है ना, तो कब रिप्लेसमेंट हुआ, तो नीति आयोग का एस्टैब्लिशमेंट डेट और ईयर बता देना, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। और दूसरी बात क्या है कि गवर्नमेंट ने इस संदर्भ में ना बहुत काम किया, ठीक है, वो हम आगे आगे धीरे धीरे देखेंगे, हमें पता चलेगा। दूसरी बात क्या है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन, आपका जो प्रीएम्बल है ना, आपका जो प्रस्तावना है, भाई वो पूरा प्रॉमिस करता है कि आप अपने लोगों को सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस के थ्रू क्या करोगे? इनको हमेशा सुरक्षित रखोगे। पार्ट 4 में भी अगर आप देखोगे ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां पर डीपीएसपी दे रखा है, इसको शॉर्ट में डीपीएसपी बोल देते हैं। वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व बोल देते हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान के भाग 4 में दे रखा है, पूरी तरीके से बता रखा है कि भाई जो आपका राज्य होगा वो ऐसी नीतियां बनाएगा, ऐसी पॉलिसी बनाएगा जिससे कि क्या हो? ज्यादा से ज्यादा समाज का कल्याण हो, सोशल वेलफेयर हो, ठीक है। और ये चीज जरूरी है। और इसी के आधार पर हम इंडिया को क्या कहते हैं कि इंडिया क्या है? एक वेलफेयर स्टेट है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। नेक्स्ट आपको कुछ आर्टिकल दे रखे हैं, है ना, जिससे आपको पता लगता है कि भारत किस किस तरीके से वेलफेयर कर सकता है ना, या फिर भारत के जो राज्य हैं, इंडियन स्टेट हैं वो, और उनकी सरकार किस तरीके से लोगों के हित में काम करेगी। तो थोड़ी थोड़ी सी देख लो कि क्या है आपका वेलफेयर राज्य या फिर वेलफेयर स्टेट, ठीक है, किस किस चीज की बात कर रहा है, किस किस आर्टिकल में। तो कुछ ही आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 38 है ना, इसमें आप देखोगे ना तो इनका काम है कि जो स्टेट है ना वो एक्टिवली रहेगा। पहली बात तो क्या क्या करने में? इफेक्टिवली सिक्योर करेगा, प्रिजर्व करेगा सोशल ऑर्डर को, है ना, जिससे कि क्या हो? आपके समाज में लोगों को न्याय दिया जा सके। अब न्याय किसके सेंस में? वही एसईपी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ठीक है। इसके अलावा ये इन्फॉर्म करेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ जर्नल लाइफ टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। अब देखो इसको आसान लैंग्वेज में समझना है सिर्फ इतना, अनुच्छेद 38 में सिर्फ एक बात कही है कि राज्य प्रभावी ढंग से सुरक्षा प्रदान करेगा अपने लोगों को, ठीक है। पूरी समाज की जो व्यवस्था है उसको बढ़िया तरह बनाने की कोशिश करेगा। बढ़िया कैसे बनेगी? वो जब लोगों को न्याय मिलेगा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से, ठीक है। तो इन सारी चीजों को बढ़ावा देना। इसके अलावा और क्या है कि लोगों का कल्याण करना, जिससे कि लोग सामान्य अपने जीवन में जितनी भी संस्थाएं उनके साथ मिलकर मिलजुल कर काम कर सकें, ठीक है। आर्टिकल 39A, ठीक है, 39A है, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें क्या है? सिटीजन मैन एंड वुमेन, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, मतलब पुरुष और महिला दोनों को क्या किया है इन्होंने? इक्वल राइट दिए हैं, एडिकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। कहने का मतलब ये कि अगर आपको आजीविका चलानी है तो भाई जो संसाधन एक आदमी को प्राप्त है ना वही किसको प्राप्त होंगे? एक औरत को भी होंगे, ठीक है। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 43 में देखोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्टेट की, आपके राज्य की, क्या कि वो क्या करेगा? उपयुक्त कानून बनाएगा। किस किस चीज के लिए? जैसे कृषि के लिए, औद्योगिक के लिए, है ना, सभी श्रमों को काम करने के लिए। तो ये सारी जो कुछ कुछ चीजें हैं इनको बढ़िया जीवन स्तर प्रदान करने के लिए कुछ कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएं, जिससे कि लोगों को एक बढ़िया स्टैंडर्ड मिले, काम करने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में, ठीक है, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर। तो ये सारे के लिए थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन बनाया जाए, जिससे कि लोग अपना फुल एंजॉयमेंट कर सकें, फुल सक्सेसफुली अपने आप को डेवलप कर सके, ठीक है। तो ऐसी वर्क की कंडीशन को क्या करना है? इंश्योर करना है राज्य को, और साथ ही साथ वो ऐसी जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करेगा जिससे कि और लोग भी इन कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे सकें, ठीक है। 41 में अगर देखें तो इसमें क्या? स्टेट विल मेक सच प्रोविजन बाय which it can ensure public assistance, unemployment, old age, disease, work for the disabled, education within the economic capacity। मतलब ये कह रहे हैं राज्य ऐसे प्रावधान करेगा, मतलब राज्य ऐसे प्रोविजन करेगा जिसमें क्या करे? वो अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर सार्वजनिक सहायता कर सके सबकी। इसके अलावा वो बेरोजगारी मिटा सके, बुढ़ापे या बीमार वाले जो लोग हैं, विकलांग हैं, उन लोगों के लिए कार्य कर सके, जिससे उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले, शिक्षा वगैरह सुनिश्चित कर सके, ठीक है। तो वो 41 में है। 46 में क्या है आपका? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टेट प्रोटेक्ट करेगा सोशल जस्टिस से ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, मतलब एक्सप्लॉइटेशन, शोषण किसी भी तरीके का हो रहा हो, कैसा भी, ठीक है, हर उससे बचाया जाएगा आपको स्टेट के द्वारा। इसके अलावा आप देखोगे कि ये प्रमोट करते हैं एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, किसका? शेड्यूल कास्ट का एंड शेड्यूल ट्राइब का। तो मतलब आर्टिकल 46 में एससी और एसटी के इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दिया जाता है ना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ऐसे में वो जो वीकर सेक्शन होता है ना उनको ज्यादा ध्यान देने की कोशिश की जाती है, ओके। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भाई देखो बैकग्राउंड देख लिया, कुछ कुछ आर्टिकल देख लिया, ठीक है। अब आ जाओ स्वतंत्रता के बाद, है ना, एंशिएंट सब सीधे सैर करके आ जाओ स्वतंत्रता के बाद, है ना। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को वंदे भारत
पकड़नी पड़े या फिर बहुत सारे लोगों को फ्लाइट पकड़नी पड़े, पर भगिया सारे के सारे, है ना। कहाँ भगाओ? स्वतंत्रता के बाद वाले टाइम में। तो सोशल वेलफेयर अगर आप देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का, तो बाद में क्या क्या हुआ स्वतंत्रता के बाद समाज कल्याण के लिए? इंडिपेंडेंस मिल गई, चलो ठीक है भाई मिल गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट करा ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न। देखो ये बात तो हमने पहले भी पढ़ी थी, कुछ नेसेसरी चेंज के साथ उन्होंने क्या किया, आपके पैटर्न को फॉलो अप किया। देखो ये जो सिविल सर्विस वाली चीज हमारी खुद की नहीं है ओरिजिनल, पहली बात तो कौन लेके आया? इसको अंग्रेज लेके आए, ठीक है। जब आपकी अंग्रेजी सरकार ने, है ना, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना, उन्होंने क्या किया कि एक नई पॉलिसी लेके आए, तो उन्होंने भारत में नए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन विस्तृत करने के लिए बोला। मतलब अगर ये यूपीएससी की बात हो रही है, एग्जैक्टली किसी भी फॉर्म में चल रहा हो पता नहीं हमें, ठीक है, बट आज हम जिस फॉर्म में इसको यूज कर रहे हैं, कर लो यार यूज, अच्छा कॉन्सेप्ट है। टाइम के हिसाब से चेंजेस कर लेना, तो वही लिख रहा है, जो नेसेसरी चेंज लगे वो कर लिए, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंजेस लगे जरूरत के हिसाब से वो कर लिए, ठीक है। 5 साल तक, ठीक है, टिल 5 ईयर प्लान इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑटोनोमस बोर्ड नेम CSWB। CSW की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड इन 1953। अब एक बात समझ लो, ये जो चीजें हो रही है ना, पहली पंचवर्षीय योजना तक भारत सरकार ने प्रशासन के लिए 1953 में ये CSWB, ठीक है, इसका एक बोर्ड को अपनाया और उसके हिसाब से फिर क्या किया गया, अपना काम करना शुरू किया। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक नया काम किया, स्टेट के लेवल पर सोशल वेलफेयर एडवाइजरी बोर्ड को स्टैब्लिश कर दिया, जिससे कि एटलीस्ट काम बड़ा ढंग से और स्मूथली हो सके। ओके, नेक्स्ट है 1964 में इंडियन सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गए थे, है ना। भारत में सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें देखा अलग अलग जो मंत्रालय हैं, है ना, उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया गया। इसके अलावा कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे लेबर, एजुकेशन, इंडस्ट्री, होम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें की थोड़ा सा प्रॉब्लम आया वो मैनेज करने में, बट 1960 में रिकमेंडेशन प्रेजेंटेड बाय रेणुका राय। अब देखो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, चीजें देखी जाती है, ओवरव्यू किया जाता है, उसके बाद देखते हैं कि भाई क्या क्या कमियां हैं, फिर रिकमेंड करते हैं। तो 1960 में रेणुका रे की कमिटी ने अपनी रिपोर्ट क्या किया, सबमिट किया। और रिपोर्ट में क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, है ना। इसके अलावा इन दैट टाइम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी डील्स विद द मैटर सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, हैंडीक्राफ्ट एंड खादी। 1966 इट वॉज रीनेम्ड एज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। देखो बहुत जरूरी बात है समझने वाली। जैसे 64 में आपने देखा कि भाई अलग अलग प्रबंधन कमेटी है, अलग अलग मंत्रालय की, ठीक है। श्रम, शिक्षा, उद्योग, घर आदि ये सारी की सारी चीजें क्या इनकी कॉमन है, लेबर, एजुकेशन, इंडस्ट्री और होम। इसके अलावा आप देखोगे 1960 में रेणुका रे की समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, पूरा सिफारिश कर दी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, सामाजिक सुरक्षा विभाग की स्थापना। मतलब वो ये कह रहे हैं कि समाज में अगर कोई सुरक्षा करनी है या कुछ भी है, तो उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग विभाग बनाने पड़ेंगे, जिससे कि वो पर्टिकुलर विभाग उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान दिया गया। और इस समय क्या हुआ, सामाजिक सुरक्षा विभाग जो है वो सामाजिक कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा, पिछड़ा वर्ग, हस्तशिल्प और खादी आदि के मामले में बड़ा संबंधित है, कि वहां ये छोटे छोटे जो लघु उद्योग है ना, बड़े ही मैटर करते हैं, ठीक है। तो इन चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। 1966 में इसको रीनेम कर दिया गया था सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है अब आपका 1984, है ना। इट्स नेम चेंज्ड अगेन विद द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वेलफेयर, वो वुमेन वेलफेयर। अब देखो ये वाली बात भी सही है, वापस नेम चेंज हुआ तो वापस क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एंड वुमेन वेलफेयर। अब ये लगा लो कि चीजें किस तरीके से अब धीरे धीरे सुधरती नजर आएंगी, थोड़ी सी एक्टिवली पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, है ना। इसको ऑर्गेनाइज किया गया विद द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वेलफेयर, मतलब सोशल एंड वुमेन वेलफेयर वाला, इसमें ये वाली चीज है कि इसमें सेपरेशन किया हुआ डिपार्टमेंट का, किसका, वुमेन का और चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड वाज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री। अब देखो एक चीज और, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये भी रीनेम हुई मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के नाम से 1985 में। और बाद में वापस से मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब ये फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, क्योंकि अपनी साइड से बहुत ट्राई किया, बट वो चीज लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं हुई, ठीक है। 1985 और 86 में देखेंगे ना हम लोग बेसिकली, तो क्या हुआ, आपका मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर को क्या किया गया, बाइफरकेट किया गया, किसमें, इनटू द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। और दूसरा क्या था, डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर, मतलब इनको अलग अलग कर दिया गया। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, विभाजित हो गया कौन कौन सा, कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग में, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, इनके लिए अलग से डिवीजन किया गया, मतलब शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए वेलफेयर डिवीजन हुआ। तो कहने का मतलब है इस तरीके से अलग अलग डिवीजन होते गए। फिर क्या हुआ, ये मूव्ड हुआ किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो कहने का मतलब है कि ये जो वर्क डिवीजन है ये भी आपका किसके अंडर आया, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ टू फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। तो आप देख रहे हो किस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट से बाइफरकेट होते होते ये वाली चीज निकली आपकी। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत इसने काम किया, जिसको बोलते थे सामाजिक न्याय और अधिकारिता न्याय मंत्रालय, सॉरी, है ना। तो उसके अंतर्गत ये चीज हुई। अब नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, है ना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। तो अब इसमें देखोगे आपकी कैसे ये काम कर रहा है, विभाग के अंतर्गत, है ना। तो जो सोशल जस्टिस है और ये जो एम्पावरमेंट है, इसका जो डिपार्टमेंट है, मतलब सामाजिक न्याय का जो भी आपका विभाग है ना, उसका अगर आप देखोगे
जो डिपार्टमेंट है सोशल जस्टिस का और एम्पावरमेंट का, ठीक है, वो किसके अंडर होगा? नोडल डिपार्टमेंट के अंडर होगा, जिसमें सारी पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम का, वो सारी की सारी चीजें यहाँ ध्यान में रखी जाएंगी और इनके अंतर्गत ये सारी बनाई जाएंगी। और इसके साथ साथ क्या है, कंकरेंट लिस्ट की बात हो रही है। कंकरेंट लिस्ट को क्या बोल देते हैं? समरवर्ती सूची बोल देते हैं। आपको पता है ना 3 तरीके की लिस्ट होती है, एक तो सेंट्रल होती है, ठीक है, एक होती है आपकी स्टेट होती है, और एक होती है कॉन्करेंट, जिसमें क्या होता है आपका मेजरली दोनों की अथॉरिटी होती है, स्टेट की भी और किसकी? सेंट्रल की भी, ठीक है। तो यहाँ वो वाली बात हो गई। इसके अलावा ईच सेंट्रल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है ना, मतलब हर में आप ये देखोगे सेंट्रल लेवल पर जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, विभाग हैं, उनके अपने अपने क्या होते हैं? नोडल्स होते हैं, जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां क्या करेंगे? पूरी करेंगे। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हो गया, एम्पावरमेंट हो गया, ये अगर कोई काम करे तो उसके अंतर्गत क्या क्या काम होंगे भाई? स्कॉलरशिप है जो आपको लोगों को छात्रवृत्ति देनी है, ठीक है, हॉस्टल्स हो गए, रेसिडेंशियल स्कूल हो गए, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी आप चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ऐसे ही और मिनिस्ट्री भी अपने अपने लेवल पर काम करेंगी। किस चीज के लिए? वेलफेयर के लिए, विमेन्स एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी के लिए देख लो, राष्ट्रीय आयोग की तरह महिला सशक्तिकरण के लिए, लैंगिक समानता के लिए, भाई जितने भी संबंधित कार्यक्रम है वो बनाए जाएंगे। और इसके लिए क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर विमेन, राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा आप ये देखोगे किशोर के न्याय के लिए है ना, राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया, जुवेनिल जस्टिस कि जितने भी आपके किशोर हैं उनको न्याय दिलाने के लिए अलग से बनाया गया। बाल विकास पॉलिसी, मतलब जितने भी आपकी नीतियां बनाई जाएंगी लोगों बच्चों के विकास करने के लिए, चाइल्ड के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जा सकती है, ये बेस्ट एग्जांपल है। महिलाओं के क्षेत्र में देख लो, ठीक है, जो आपके किशोर हैं उनके क्षेत्र में देख लो, और क्या नाम है, बाल विकास के क्षेत्र में, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं वेलफेयर पॉलिसी के, कि इंडिया की वेलफेयर पॉलिसी है जो वर्क करती हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑल दीज एक्ट्स एंड एक्टिविटीज शोज, भाई जितने भी एक्ट हैं, जितनी एक्टिविटीज करी जा रही हैं, जितनी भी पॉलिसी बनाई जा रही है, जितने भी काम हो रहे हैं, सभी कृत्य, सारी गतिविधियां, इनसे क्या पता लग रहा है कि जो भारत सरकार है ना, वो भारतीय नागरिकों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं सबके लिए कार्य कर रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के लिए, एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तिकरण, रोजगार आदि हर एरिया में, हर सेक्शन में क्या कर रही है? जहां जहां हेल्प कर सकती है वेलफेयर स्टेट की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत मेजर चीजें इंपॉर्टेंट है, डे टू डे लाइफ की आपको पता है सारी चीजें हमारी यूज होती है और हम इतना सुनते हैं न्यूज़पेपर में, टीवी में, तो भाई फेमिलियर होंगे ही हम इस चीज से, ठीक है। तो वो वेलफेयर वाला पार्ट है जो एंड हुआ। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है ना, वैसे तो अब तक सबने लिख ही दिया होगा, इस वाली चीज का ध्यान रखना। तो देखो एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, वो ये कि जैसे आपका यूनाइटेड नेशन है ना, मतलब संयुक्त राष्ट्र, उसने बात की है किसकी? आपकी मानव अधिकारों की। तो अगर आप उसमें देखोगे यूनाइटेड नेशन के हिसाब से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में राइट टू एजुकेशन को डिफाइन किया गया, कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 26 में। बट आप हमारे इंडिया के जो फंडामेंटल राइट है वहां देखोगे तो ये 21A में आता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि 26 और 21 की कौन सा सही है कौन सा गलत है, भाई ये यूनाइटेड नेशन का है, ठीक है, और ये आपके फंडामेंटल राइट का FR लिख रही है तो समझ जाना, ठीक है। तो इस वाली चीज का थोड़ा सा ध्यान रखोगे। इसके अंतर्गत क्या आता है कि राइट टू एजुकेशन जो है वो सबको इक्वली मिलता है, राइट टू गेट फ्री एजुकेशन इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। कहने का मतलब ये है कि जो आपका शिक्षा का अधिकार है ना, वो आपको शुरुआत से ही क्या करता है? मुफ्त शिक्षा की बात करता है कि वो सबको मिलेगी। और एक और चीज है कि इसमें यहाँ देखा जाता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके बच्चे का, उसकी पर्सनालिटी को जितना ज्यादा आप विकास कर सको उसके और ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा टू नरिश द कल्चर ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, आपको क्या करना है? देखो एक तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने की बात हो रही है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है? मानवीय गरिमा की संस्कृति के पोषण के लिए, मतलब कि भाई उसकी गरिमा, उसका पोषण, मतलब आप सारी की सारी चीजें, मतलब ओवरऑल ना 360 डिग्री आपको क्या करना है? उस इंसान का डेवलपमेंट के लिए काम करना है, ठीक है। तो इसलिए ये जो राइट टू एजुकेशन है वो सबका फ्री एजुकेशन का राइट है, ठीक है। और इसकी घोषणा कब की गई थी? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। चाहो तो इसकी ना डेट भी लिख सकते हो, वैसे इसको ऐसे भी लिख देते हैं UDHR, है ना, 10 दिसंबर 1948 को ये डिक्लेयर हुए थे, ठीक है, जिसके तहत ये वाली बात हुई थी। तो थोड़ा सा लिख लेना, फैक्चुअल है, याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, ना रहे तो भाई ये जो यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल है ये सब थोड़ा थोड़ा लिख के आना, जरूरत है, आंसर बढ़िया जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भाई हम सब जानते हैं उनको, है ना, उन्होंने एजुकेशन को क्या किया? उन्होंने एजुकेशन को डिफाइन करा कि भाई अगर आप शिक्षा प्रदान करो तो शिक्षा में क्या होगा? आपका मीडियम फॉर कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, मतलब शिक्षा को संस्कृति, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का माध्यम बताया कि शिक्षा के माध्यम से आप ये सारी चीजें आसानी से कर सकते हो। ऐसे ही आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया शिक्षा के ऊपर, है ना। वैसे देखो शिक्षा के ऊपर काफी लोगों ने जोर दिया है ना, यहाँ पर हमने 1-2 एस्पेक्ट्स उठाए हैं, 1-2 जनों के व्यूज को उठाया, आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उन्होंने एम्फेसाइज किया एजुकेशन एज अ मोड थ्रू विच एन इंडिविजुअल ओपन द गेट ऑफ लाइट एंड डिस्क्रिमिनेट टू गेट रेड ऑफ द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा अगर आपने दे दी, अम्बेडकर ये कहते हैं शिक्षा अगर आपने प्रदान कर दी ना किसी को, तो वो एक ऐसी विधि है कि जिसके माध्यम से क्या होगा कि हर व्यक्ति का अज्ञानता का जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा, पहली बात तो, ठीक है, और उसकी लाइफ में विवेक आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा। कहने का मतलब है आपको अवेयरनेस आ जाएगी कहाँ सही है क्या गलत है, कोई भी आपको ऐसी पागल नहीं बना देगा। तो इसलिए एजुकेशन, शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एजुकेशन को डिफाइन किया है और ये कौन से उसमें आता है? स्टेट के सब्जेक्ट में, है ना, जैसे मैंने बताया ना अभी 2-3 मिनट पहले ही कि 3 लिस्ट है आपकी, स्टेट की है, सेंट्रल की है, कंकरेंट है। तो एजुकेशन आपका किस में आ रहा है? स्टेट लिस्ट में आ गया, ठीक है। इसमें इन्होंने अमेंडमेंट की बात करी
और ये अमेंडमेंट कैसे हुआ 1976 में, ठीक है। अब ना मुझे बताना 1976 में कौन से वाला हुआ था, 42nd है या 44th है, ठीक है, क्योंकि पहले पढ़ा हुआ है, गलत बताया ना तो सही में देख लेना, डिजिटल वाली पिटाई पक्की है आपकी बार तो, ठीक है। वैसे मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स इतने समझदार हैं, उनको याद हो गया होगा, तो 76 में बताना जरा कमेंट में, ठीक है। एजुकेशन क्या हुई आपकी कंकरेंट लिस्ट में ही, मतलब पहले ये स्टेट लिस्ट में थी, फिर एक संशोधन किया गया संविधान का, है ना, जो कि 1976 में किया गया, तो वो संशोधन कौन सा था आप बताएंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, शिक्षा को उठाकर हम कौन सी सूची में ले आए, समरवर्ती सूची में, मतलब कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये कंकरेंट लिस्ट में आ गया तो भाई दोनों का अधिकार हो गया, सेंट्रल का भी और स्टेट का भी, तो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर जो भी नियम कानून बनाने हैं वो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी सक्षम होगा ये करने के लिए। इस कहने का मतलब है कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया इज ऑल्सो अ साइनेटरी टू सेवरल इंटरनेशनल कोवेनेंट्स। कहने का मतलब है कि इंडिया ने आपकी अलग अलग जो भी संस्थाएं हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड आपने पढ़ाई है अभी, ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में इन्होंने शिक्षा की बात करी है, तो इंडिया इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा सतर्क है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG बोल देते हैं, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, ठीक है, सार्क बोल देते हैं, इसमें भी इन्होंने एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन को इन्होंने जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज थी वो सारी की सारी अडॉप्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर आप देखोगे जो एजुकेशन का सिनेरियो था, है ना, वो काफी ज्यादा ना ग्लूमी था, बहुत डिसअपॉइंटिंग था, मतलब बहुत निराशाजनक था, बहुत निराशापूर्ण था, ठीक है। अब 1951 में क्या हुआ, साक्षरता जो दर है आपकी, है ना, मतलब लिटरेसी जो रेट है वो क्या हुआ, बहुत कम था, मतलब सोच रहे हो 18.3% था उस टाइम पे। अब धीरे धीरे इसी को बढ़ाने के लिए काम किया गया, क्योंकि बहुत जरूरी है कि एजुकेशन सेक्टर पर हम क्या करें, डेवलपमेंट करें, क्योंकि एजुकेशन अगर बढ़ेगी तभी लिटरेसी रेट बढ़ेगा ना, तो उस चीज की बात हुई। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि जो आपकी एजुकेशन है ना वो फोकल पॉइंट बन गई, कि भाई आपको सोशल वेलफेयर तो करना ही है, पर समाज का कल्याण भी आप किस तरीके से करोगे, एजुकेशन के आधार पर करोगे, क्योंकि आपका समाज अगर पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, तो और ज्यादा जल्दी क्या होगा, लोगों का कल्याण हो पाएगा, लोग बेटर तरीके से रह पाएंगे, ठीक है। यहाँ कोशिश की गई कि हर चाइल्ड को क्या होगा, फुल टाइम एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, मतलब ये भी तो समाज की ऐसी नीति है ना, जो आप समाज की भलाई कर रहे हो, कल्याण कर रहे हो, तो हर बच्चे की तरफ ध्यान दिया गया कि भाई कोशिश ये थी कि प्रत्येक बच्चे को एक औपचारिक स्कूल में पूरा संतोषजनक न्यायपूर्ण गुणवत्ता वाली पूरी शिक्षा मिले, मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो होती है बच्चों के लिए, ठीक है। और एक और चीज की क्वालिटी हो उसकी, है ना, ऐसा ना हो फॉर्मेलिटी हो कि हाँ भाई चलो ठीक है बोल दिया तो कर दिया काम खत्म, ना, पूरा सेटिस्फाई होना चाहिए सिस्टम है जो, कि जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे फॉलो हों। इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, इंट्रोड्यूस किया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है। कौन से एक्ट के माध्यम से, 2009 एक्ट राइट टू एजुकेशन। इसने प्रोवाइड किया यूनिवर्सल फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब एकदम मुफ्त में क्या होगा, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी बच्चों को, वो भी सार्वभौमिक तरीके से, ठीक है। 86 अमेंडमेंट हुआ 2002 में, भाई ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, RTE राइट टू एजुकेशन, ठीक है, इसका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, 2002 में। इस तरीके से ना इसको लिख के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हुआ, इसमें आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया, 21A। अब देखो वहां 26 था, वो यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल था, ठीक है, मिक्स मत कर देना देवी देवताओं, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। सो आर्टिकल 21A है जो आपका, वो कौन सा, ये फंडामेंटल राइट वाला है आपका, ठीक है, वो यूनाइटेड नेशन का था, बार बार बता रही हूँ, लिख लेना नोट्स में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम जो बच्चों को शिक्षा देंगे, पहली बात तो फ्री होगी और मैंडेटरी होगी, मतलब मुफ्त होगी और अनिवार्य होगी, मतलब ऐसा नहीं कि मन मर्जी ना, जरूरी है, कंपलसरी कर दो। और उम्र 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को क्या होगा, मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, अनिवार्य रूप से दी जाएगी, जिससे कि जो भी बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं गरीबी के कारण या किसी भी रीजन से, वो आराम से अपनी शिक्षा की पूर्ति कर सके। एक चीज और है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, चाहो तो लिख लो कि ये ना सामान्य बच्चों की उम्र है 6 से 14, है ना, जो बच्चा डिसेबल होता है ना, कि कोई ना कोई जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं ना, उसके लिए ना ये उम्र 18 वर्ष तक की है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा लिख लेना अपने नोट्स में, अगर आप लिख रहे हो तो साथ साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कि ये जो फंडामेंटल राइट थे मैंने आपको बताया ही, 21A, इसको ऐड किया गया, ये एक्ट पास हुआ आपका लोकसभा में 2009 में, ठीक है। और ये इफेक्ट में कब हुआ, मतलब लागू में कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से, और हर जगह हुआ था, सिर्फ और सिर्फ कहां छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्ट है फ्री एंड कंपल्सरी वाला, आपको ये पता है कि इसने इंक्लूड किया किस उम्र के बच्चों को, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को, ये पता लग गया। एक चीज और है कि अगर 6 से 14 साल की उम्र तक का बच्चा किसी भी स्कूल में एडमिट नहीं है, अभी तक एडमिशन नहीं लिया, तो भाई आप उस बच्चे की उम्र देखोगे, जैसे मान लो ये बच्चा, इसने अभी तक कहीं एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, भाई साइड क्यों हो रहा है, मत तो खुश हो जाए, हैप्पी क्यों, क्योंकि जो आपकी उम्र है, आपकी एज देखी जाएगी, आपकी एज के अकॉर्डिंग आप जिस भी क्लास में होने चाहिए उसी क्लास में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 10 साल के और आपको हम पहली क्लास में बिठा देंगे, ना, ऐसा कुछ नहीं है, जिस एज के अकॉर्डिंग जिस क्लास में बच्चा सूटेबल होगा उसमें फिट किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका, इंडिया बिकेम वन ऑफ द मेजर डेवलपिंग कंट्रीज टू मेक एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। देखो एक बात और है, भारत भले ही विकासशील देश है, ठीक है, पर भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है सेक्टर में, कि उसने क्या किया कि बच्चों को मौलिक अधिकार बना दिया बच्चों का, कि भाई मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और एक और बात बताओ, मुफ्त शिक्षा में क्या क्या मिलेगा, खाली ऐसा तो है नहीं आपको खाली गए आप स्कूल, ठीक है, टीचर आया पढ़ा के चले गया, नहीं, मुफ्त शिक्षा में कुछ बेसिक चीजें भी हैं जो आपको मिल रही हैं, हर गवर्नमेंट देगी आपको, और 1 रुपया नहीं लेगी आपसे, ठीक है, कोई पैसे नहीं देने आपको। आपको क्या होगा, ट्यूशन फी, यूनिफॉर्म, बुक, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें आपको
मतलब अलग से वो नहीं करनी है, इसके ऊपर एक्सपेंस गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। जैसे आप देखते होंगे जो छोटे स्कूल होते हैं सरकारी, वहां पर बच्चों को ड्रेस के पैसे मिलते हैं, किताबों के मिलते हैं, इवन मिड डे मील भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको फैसिलिटियां दी जाती है, इन सबका भुगतान नहीं करना आपको। कोई स्कूल वाला ये नहीं कहेगा भाई ट्यूशन फीस दे दो, नहीं। 6 to 14 में क्या है आपका फ्री एंड कंपल्सरी, तो आप जाओगे गवर्नमेंट स्कूल में, कहीं फीस नहीं लगेगी इस चीज की, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में अगर आप देखोगे तो असेसमेंट की बात हुई कि भाई क्या होना चाहिए, बच्चे का CCE होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात हुई। मतलब सतत मतलब होता है कंटिन्यू, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब पूरा 360 डिग्री, कि आप बच्चे का पूरा इवैल्यूएशन करोगे, चाहे उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, चाहे कोई टैलेंट हो बच्चे का, चाहे कोई रीडिंग स्किल हो, राइटिंग स्किल हो, मतलब एवरीथिंग आपको बच्चे का ध्यान रखना है, आपको पूरा इवैल्यूएट करना है उस बच्चे को। इसके साथ साथ आप करिकुलर को करिकुलर इवैल्यूएशन भी करोगे, मतलब कि आपको जो लगे चीजें, मान लो आपको अपने आपके जो बच्चा है, आपका जो भी स्टूडेंट है ना, जो भी उसका पाठ्यचर्या है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो करिकुलम में बहुत सारी चीजें आती है ना, खाली सिलेबस नहीं आता ना कि हाँ भाई ये वाली किताबें आ रही है, ये चैप्टर आ रही है ना। स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जिससे कि आपका क्या हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो, ऐसी एक्टिविटीज जो माइंड गेम वगैरह हो आपकी, और स्किल्स बढ़ाई जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गए, तो ये सारी की सारी चीजें भी इसका पार्ट है। नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है ना, यूनिसेफ बोल देते, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इंडिया में इन्होंने इवैल्यूएशन किया कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है ना, जो बच्चे हैं वो ना मतलब सीख नहीं पाते क्या क्या बेसिक स्किल्स को, है ना। और ऐसे में क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ लिटरेसी विच इज एसेंशियल फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यूनिसेफ ने ये वाली बात बोली कि जब पूरा इवैल्यूएशन हुआ है ना, सब कुछ इवैल्यूएट होकर एक बात पता चली कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, उनके अंदर बुनियादी कौशल की कमी हो रही है, या फिर जो भी उनके बुनियादी सिद्धांत हैं कि भाई बच्चे को एक बेसिक चीज है कि उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए, है ना, या फिर थोड़े बहुत कैलकुलेशन आनी चाहिए उसको, तो ये सारी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सब के ऊपर ध्यान देने की बात की गई, ठीक है। एक्सपर्ट ऑफ यूनिसेफ ने मेंशन किया कि भाई हमें क्या करना है, क्वालिटी वाली एजुकेशन देनी है, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी कि आप आंकड़े तो दिखा दो डेटा में कि हाँ भैया ये हमारे आंकड़े हैं, कि हाँ भाई जैसे मान लो यहाँ आंकड़े दिखा रखे हैं, 1951 का दिखा रखा है आपका कि भाई इतना परसेंट था, 2001 में इतना हुआ, 11 में इतना, 20 में इतना, पर क्या वाकई में अगर इतना लिटरेसी रेट हो गया आपका, तो क्या इतने ही जो ये लोग हैं क्या इनको सच में लिखना पढ़ना जानते हैं, ये बेसिक चीजें जानते हैं। तो क्वालिटी की बात हो रही थी कि भैया क्वालिटी दिखा दो, लोगों को बेसिक चीजें आए, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी तो गड़बड़ होगी। और क्वालिटी के मामले में रिजल्ट बहुत ज्यादा जीरो आ रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। सर्कल ऑफ लेबर, एब्यूज, पॉवर्टी, ये सारी भी रीजन थे कहीं ना कहीं, क्योंकि नतीजे खराब आएंगे। तो रीजन क्या होगा, आधे से ज्यादा बच्चे क्या होगा, श्रम, दुर्व्यवहार, गरीबी के दुष्चक्र में फंसेंगे। क्योंकि यार आप भले ही पढ़े लिखे, आपने कह दिया हम 10वीं पास है, पर आप बेसिक अपना नाम नहीं लिख पा रहे हो, आप बेसिक हिंदी की रीडिंग नहीं कर पा रहे, इंग्लिश की रीडिंग नहीं कर पा रहे, तो क्या बात की आप 10वीं पास हो, राइट। तो ये बेसिक चीजों का बड़ा ध्यान रखा गया, और ये बोला गया कि इंडिया इस मतलब ये जो क्वालिटी वाली एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था उसको फुलफिल नहीं कर पाया, तो हम लैक किए इस चीज में, हमने सफर किया। और धीरे धीरे फिर क्या हुआ, जब आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर जाता है तो वही वाली चीज है कि आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा चीजें कैसे क्या होंगी। तो थोड़ा सा ये एक नेगेटिव भी वो था कि कोशिश ये की गई थी, बट रिजल्ट उतना ज्यादा अच्छा आया नहीं था। हालांकि आज के टाइम पर इसमें बहुत वर्क हो रहा है, इसका बहुत क्रेडिट जाता है। जैसे आपका ये जो NEP है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, सबने सुना होगा 2020 इसके बारे में, और आप सच में विश्वास नहीं करोगे, जो अब NEP 2020 में ना बहुत सारी नई नई चीजें आई कि जो साइंस वाला बच्चा है ना, अगर उसको कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट भी पढ़ना है, इंटरेस्ट है बाई चांस किसी एक चीज में, तो वो पढ़ सकता है। तुम आर्ट्स वाले तो तुम भी मतलब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसे बना दिए कि आप आराम से कर सकते हो। ऑल दो अब ऐसे में एक प्रॉब्लम होती है कि हम अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़ तो लेते हैं, पर परेशानी फिर जॉब वाले सेक्टर में आती है। वो भी एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि जब आपने यहाँ सुधार किया, इतना सोचकर थोड़ा सा वहां भी सुधार करो, है ना, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में वो भी हो जाए। तो बेसिकली आगे बढ़ते हैं। जितने भी बैकड्रॉप आपने देखे, जितने भी सिचुएशंस के, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई एक अपने चेंजेस के साथ कि भैया बहुत हो गया, हमारी आपने पुअर स्टैंडर्ड बता दिया क्योंकि थे भी भाई, तो अपने को काम करना था। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में जुलाई में। उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा, उद्देश्य रखा किस चीज का, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का। मतलब उन्होंने सार्वभौमिकरण की बात करी कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसका सार्वभौमिकीकरण करना है प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखा गया, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक आपको शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण रखना है। और ये MHRD बोलते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट 2020। इनका टारगेट था क्या कि हमें स्ट्रेंथनिंग करना है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है 2040 तक कि हम इसकी क्वालिटी को बढ़िया कर दें, एक्सेसिबल कर दें, ठीक है, कि भाई सस्ती हो, अफोर्डेबल हो, हर कोई अफोर्ड कर पाए, ठीक है, और मार्केट कंपेटेबल हो एजुकेशन, मतलब कि बाजार संगत शिक्षा हो। कहने का मतलब ये है कि इतनी बढ़िया भारतीय शिक्षा प्रणाली करनी है 2040 तक कि जो भी स्टैंडर्ड की वजह से हम सफर कर रहे थे कि क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई वो सब हटाओ, सब कुछ करके दिखाएंगे अब हम, है ना। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखा गया, ओके। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आपका ये जो MHRD है ना, पहले इसका MHRD ही था, इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया जरा बताओगे? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो MHRD को वैसे याद ना रख के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू भी याद रख सकते हो, क्योंकि अब तो वही है ना, करेंटली नाम चेंज हो गया, ठीक है। तो उस चीज का ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय। एम क्या है इसके, इंप्रूव करना है इनको कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को, कि भाई हमें हर इंडिविजुअल का ध्यान रखना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो उस बंदे का। मतलब अगर कोई एक बंदा हमारी इस पॉलिसी से शिक्षा ले रहा है ना, एजुकेशन ले रहा है, तो पूरा 360 डिग्री का डेवलपमेंट होना चाहिए उस इंसान का। वोकेशनल एजुकेशन की बात हुई, क्रिएटिव की बात हुई कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिविटी पर ध्यान दोगे। रोट लर्निंग की बिल्कुल बात नहीं हो रही कि हम रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या हो,
फैसिलिटीज मिले, वो क्रिएटिवली पढ़े, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके अलावा 2020 ने एम्फेसाइज किया और किस चीज पर ध्यान दिया कि लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की बात करी। मतलब जितनी भी जो असमानताएं हैं उनको हटाओ, रिमूव करो डिस्पैरिटीज को और इक्वलाइजिंग करो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को, ठीक है। कहने का मतलब ये जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, पहले क्या होता था, स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए ना स्पेशल स्कूल होते हैं, ठीक है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर दी। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है आपको पता है? इसमें ये कहते हैं जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं ना उनको भी आप नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाओ, जिससे कि वो बच्चा भी एक नॉर्मल एनवायरमेंट में रहना सीखे, डेवलप होना सीखे, ठीक है। ये चीज हुई। नेक्स्ट है आपका नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में बहुत जल्दी जो हेल्थ का स्टेटस है वो डाउन हो जाता है और इसको ऊपर उठा के रखना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में हम सबसे ज्यादा सफर करते हैं। देखो नॉर्मल डेज में सारी चीजें ठीक चल रही थी, क्योंकि इंडिया तो वैसे भी बहुत सारी चीजों में, जैसे आप देखोगे आयुर्वेदिक तरीके से चीजें कर लेता है, होम्योपैथिक बहुत चलता है, अंग्रेजी चलता है ना, यहाँ पर बहुत कुछ चलता है। बट इन सब के अलावा आप कह तो रहे हो चलो ठीक है हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है, एम्स है, यहाँ पर सफदरजंग है, ये बहुत सारी चीजें हैं, बट एक बात बताओ, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर सच में इतना बढ़िया है तो हमारे यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल, पर अगर आपको जाना हो तो ऐसी पॉलिसी है कि हर गरीब जाके एक्सेसिबल कर पाए या जो भी है। हालांकि आज के टाइम में बहुत पॉलिसी बन चुकी है, नो डाउट, है ना, बट इनिशियली देखे तो नहीं थी, है ना। तभी ये नेशनल हेल्थ मिशन की बात हुई कि बहुत एपिडेमिक्स, मिलियन ऑफ कैजुअलिटीज होती हैं भाई, जब कोई एपिडेमिक फैलता है, कोई महामारी फैली है ना, तो लाखों मौत होती है और इंडिया ने भी ये चीज बहुत सफर की है। ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि आपके यहाँ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है कि अगर कोई महामारी आई एकदम से तो आप संभल नहीं पाओगे। मतलब लोगों को अपनी जीवन मतलब दाव पे लगाना पड़ेगा अपना जीवन। हमारी जो कंट्री है उसमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है कि वो इंस्टेंट तुरंत फटाफट इलाज करके आपको बचा ले, राइट। तो इंडिया के लिए वाली चीज थी थोड़ी सी, इंडिया ने बहुत सफर किया। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है ना, उष्णकटिबंधीय देश है और मुख्य रूप से ना यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है ना वो किससे रिलेटेड आती है? सैनिटाइजेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ सफाई उतनी नहीं रहती, लोगों को महत्व नहीं पता साफ सफाई का। तभी देखो शुरुआत से ही जैसे गांधी भी बहुत ज्यादा जोर देते थे इन सारी चीजों पे, और आज तक भी प्रेजेंट गवर्नमेंट भी इस चीज पर बड़ा काम कर रही है ना। तो आप ये चीज देखोगे कि ये जो गवर्नमेंट है क्यों लोगों को इतना मोटिवेट करती है, क्यों बार बार ऐसी चीजें होती है या इतनी पॉलिसीज बनाई जाती है जिससे कि लोग मोटिवेट हों और आकर खुद से इस चीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता कि सैनिटाइजेशन की वजह से इतनी बीमारियां हो जाती हैं, मतलब स्वच्छता की वजह से, है ना। अगर हम स्वच्छ रहेंगे, आसपास का माहौल, एनवायरमेंट स्वच्छ रहेगा, घर स्वच्छ रहेगा तो हम स्वच्छ रहेंगे, ठीक है। अगर आसपास गंदगी रहेगी तो हम कभी स्वच्छ रह ही नहीं पाएंगे। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, ट्रांसमिशन वाली डिजीज हो जाती है जो ट्रांसफरेबल होती है, बहुत इजीली बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। और एक बात और बता दूं, गरीबी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं, है ना, देखो वो अपने काम की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे कि कैसे भी करके 2 रोटी मिल जाए उनको, ठीक है। सैनिटाइजेशन की इतनी फैसिलिटी नहीं होगी, जो थोड़ा बहुत होगा वो कर पाएंगे, ठीक है। और लोग जब रहने की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, लोग आप देखोगे झुग्गी झोपड़ियों में, थोड़ी थोड़ी सी जगह में भी ढेर ढेर लोग रह रहे होते हैं। साफ सफाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई वो सर्वाइव इतनी मुश्किल से करे। अब ऐसे में अगर किसी एक को भी एक बीमारी है ना, एक सिंगल बीमारी, जैसे मान लो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, भाई फैलने वाली बीमारी है, बहुत इजीली ट्रांसफरेबल डिजीज है, एक को होगी मतलब आपको पता नहीं चलेगा, धीरे 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 सब में फैल गई है वो चीज, राइट। नमोनिया हो गया, नमोनिया वैसे नहीं फैलेगा, बट नमोनिया गंदगी की वजह से, गंदे पानी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं कि आपको हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं बहुत पुअर है, इनको इंक्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये इंक्रीज नहीं होगी तो ये सारी प्रॉब्लम बनी रहेंगी। तो अब बात ये है कि आप देखोगे इंडिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पहली बात तो पानी नहीं है पीने को, ठीक है। मतलब बहुत ऐसे एरिया है जहां सफर कर रहे हैं लोग, ठीक है, जहां है तो वहां सेफ नहीं है, ठीक है। अब सेफ नहीं है तो ऐसे में क्या होगा, जब आप साफ पानी नहीं मिल रहा आपको पीने को, है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो अब इसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? कोलेरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। और ये प्रॉब्लम ऐसी है, हैजा, डायरिया, टाइफाइड इतनी खतरनाक बीमारियां हैं कि कई बार अगर ये बिगड़ जाए या फिर एक लेवल क्रॉस कर जाए तो लोगों को अपनी लाइफ भी खोनी पड़ जाती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। भाई लोग क्या करते हैं, सिर्फ भाई 2 रोटी खा लो या कुछ भी खा लो, जो भी मिले, बस पेट भर जाना चाहिए। भाई न्यूट्रिशियस फूड होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, पोषण की कमी हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो ये बात बहुत जरूरी है कि हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए। जैसे आप लोग भी देखते होंगे बहुत बच्चे ऐसे, इवन यूथ, तुम सारे भी तो उनमें से ही होंगे ना, बहुत कम बच्चा होगा ऐसा जो चाइनीज फूड नहीं खाता होगा, ठीक है। वरना अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बड़े शौक से खाते हैं, हाँ भाई चलो पार्टी हो रही है, हाँ भाई चलो ठीक है, मोमोज खा लो और ये चाउमीन खा लो, ये वो, मतलब जितनी भी चाइनीज फूड है या फिर ऐसी बाहर की चीजें जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, मतलब आप कभी कभार टेस्ट के लिए खा रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो भी टेस्ट के लिए, ये नहीं भरपेट चल रहा है सुबह शाम, राइट। आप कोशिश करो न्यूट्रिशियन वाला फूड लो जिससे कि आपकी हेल्थ बनी रहे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। क्योंकि एक चीज समझो बात को, हम हेल्थ से क्यों जोड़ रहे हैं खाने को या इन सारी चीजों को, क्योंकि भाई आप अच्छा खाओगे तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, और जब इम्यून सिस्टम रहेगा तो भाई शरीर में ताकत भी तो रहेगी ना बीमारी झेलने की, ठीक है। समझते नहीं हो बात को? अब समझ गए ना? तो कम कर देना थोड़ा सा ये सब खाना, ठीक है। तो बच्चों में ये चीज बहुत ज्यादा होती है, तो इस चीज का ध्यान रखा जाए। इसके अलावा और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, जैसे पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज हो गई, है ना, जैसे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एजुकेशन नहीं है, ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने नहीं आते, प्रिवेंशन मेथड्स नहीं पता। तो ऐसे में क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं वो प्रॉपर इलाज नहीं करा पाते टाइम से, ठीक है, मेडिकल टेस्ट नहीं अफोर्ड नहीं कर पाते, मेडिसिन या ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या होता है, लोग एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करते 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 भाई इतना लेवल क्रॉस हो जाता है बीमारी का की जान पर बनाती है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम है कि गरीबी की वजह से लोग अपना खर्चा नहीं उठा पाते, सक्षम ही नहीं होते। इंडिपेंडेंस के टाइम पर अगर आप देखोगे ना, एवरेज लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया की वो
कैसी थी, लो एज 32 ईयर, ठीक है, कंपेयर टू 69.42 ईयर इन 2018। मतलब अगर आप उस टाइम पे देखोगे तो इतनी थी, और 2018 में 69.42। अब एक चीज और है, 1947 में अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज है ना, 7000 हॉस्पिटल्स थे पूरी कंट्री में, ठीक है। अब क्या हुआ, और 50,000 डॉक्टर थे, और पॉपुलेशन आपकी 35 करोड़। बट अब आप देखोगे कि धीरे 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 ये चीज बढ़ रही है, जैसे आपके डॉक्टर भी खूब बढ़ रहे हैं, और क्या हो रहा है, धीरे 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 आपकी फैसिलिटीज है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके ट्रीटमेंट के, वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। अब आंकड़ा यह है 19 से 20 का कि एक डॉक्टर के अंडर 1456 पीपल क्या करते हैं, मतलब अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ऐसा डेटा के अकॉर्डिंग है, तो काफी सुधार हुआ इस चीज में। एक चीज और है, इंडिया डिड नॉट हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी। मतलब आप देखोगे 1986 से पहले ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस फैसिलिटी नहीं थी, मतलब स्वास्थ्य बीमा सुविधा नहीं थी। 86 में क्या हुआ, आपकी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या हुआ, मेडिक्लेम को लॉन्च किया, ठीक है, मेडिक्लेम को लॉन्च किया। अब लोगों को एक ऑप्शन मिल गया कि वो इंश्योरेंस करा लेंगे तो क्या होगा, अवेयरनेस आ जाएगी भाई, हेल्थ से रिलेटेड भी, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हो जाएगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो ऐसा ना हो ना कि एकदम से प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि हमेशा हमारे पास पैसा नहीं रहता। इंश्योरेंस करा लेते तो काफी हद तक क्या होता है, आपको सुविधाएं मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो इसका कॉस्ट था धीरे 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 देखो अब बढ़ोगे भी, है ना। जैसे कि वो कह रहे हैं तब से स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ गई है, क्योंकि देखो पहले क्या होता था, अगर आप शुरुआत में देखोगे कि आपको उपचार कराना है ना, मतलब अपना कोई ट्रीटमेंट कराना है, तो 10,000 रुपए तक में अच्छा खासा हो जाता था, ठीक है। अब धीरे धीरे उसी की वो जो ट्रीटमेंट पहले के जमाने में 10,000 में होता था, आज उसकी कीमत 50,000 से भी ऊपर हो रही है, ठीक है। अब तो वो लाखों में पहुंच रही होगी। तो ये वाली बात समझिए कि किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। ऐसे ही वो ये वाली चीज बोल रहे हैं कि आप ये देखोगे जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, मतलब आपका जो चिकित्सक मुद्रास्फीति है ना, ये बढ़ रही है। पहले आप इलाज इतने में करा लेते थे, अब आपको इसका इलाज और ज्यादा महंगा कराना पड़ रहा है, तो करीब 18 से 20% बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है, इसे व्यक्ति अपनी जेब से खर्च करता था, तो अब ऐसे में प्रॉब्लम ये कि जब आप अपनी जेब से सारा पैसा खर्च करोगे, थोड़ा बहुत भी बचाया तो आपके पास लास्ट में पैसा नहीं बचा, फिर गरीबी की प्रॉब्लम आ गई कि भाई गरीब हो गया, या फिर कर्जा चढ़ गया, सारी बात। तो अगर इंश्योरेंस करा लेते तो ऐसे में क्या होता है कि काफी हद तक आपको जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो आपको सपोर्ट करती है, हेल्प कर देती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो वेरियस साइकिल है पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की डिजीज टर्न आउट टू कर्ज द नेशन। अब एक बात बताओ, जो आपका देश है भाई, वो अगर हर चौथा बंदा ऐसे ही सर्वाइव कर रहा है गरीबी से, बेरोजगारी से, बीमारियों से, तो भाई ये तो एक तरीके से आपके देश के लिए अभिशाप हो गया ना, कि वो डेवलप हो ही नहीं पाएगी, या फिर विकासशील है, डेवलपिंग है, स्टिल इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करी, तो एक ऐसी बात हुई, ठीक है। तो इस चीज की बात हुई। इसके अलावा इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए जनता के लिए सस्ती और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि वो अफोर्डेबल और यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटीज सबको प्रोवाइड करा सके। इसके लिए सरकार आई नेशनल हेल्थ मिशन के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, नेशनल हेल्थ मिशन ने 2 सबमिशन इसमें क्या किए गए, कंप्राइसेस किए गए, 2 उप मिशन शामिल है। कौन कौन से हैं, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, और एक है अर्बन हेल्थ मिशन। क्योंकि यार आपको पता है इंडिया भाई बहुत बड़ी कंट्री है, ओनली ऐसा तो नहीं है कि एक उससे हो जाएगा, क्योंकि हम बटे ही 2 भागों में हुए हैं, एक गांव वाला एरिया और एक कौन सा एरिया, शहरों वाला है। तो दोनों के लिए अर्बन और रूरल वाला एरिया हुआ। और ये प्राइमरी प्रोग्राम जो था, इसने एम किया कि ये क्या करेगा, हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करेगा। कहां पर, दोनों एरिया में, रूरल में भी और अर्बन में भी, ठीक है। और इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि ये स्ट्रेंथनिंग करेंगे रिप्रोडक्टिव मैटरनल को। कहने का मतलब ये कि देखो ये ना कुछ प्रॉब्लम्स बताई, जैसे कि आपको पता है प्रजनन, मात्र, नवजात शिशु, किशोर स्वास्थ्य को मजबूत करना। क्योंकि होता क्या है, रिप्रोडक्शन के टाइम पर या फिर जैसे बेबी बॉर्न होने वाला होता है, तो बर्थ के टाइम पर मदर की डेथ हो जाती है, फिर बच्चे की डेथ हो जाती है, फिर कुपोषित हो जाते हैं। तो इन छोटी छोटी सी चीजों पर ध्यान रखना, क्योंकि कहने को छोटी है, बट अगर कोई बच्चा कुपोषित पैदा हो गया तो वो पूरी लाइफ सर्वाइव करेगा, उसका इम्यून सिस्टम डाउन रहेगा, बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा, और कई केसेस में तो होता है बच्चा बचता नहीं है 3-4 साल बाद, राइट। तो इन सारी चीजों से बचाना। इसके अलावा कॉम्बैट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है, मतलब संचारी और गैर संचारी जो रोग है, उनसे निपटना। तो ये सारी चीजों का बड़ा ध्यान रखा गया। इसके अलावा कुछ 4 कंपोनेंट है इस मिशन के, नेशनल, एक तो रूरल हेल्थ मिशन, अर्बन वाला हो गया, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टरी केयर प्रोग्राम, जिसको बोल देते हैं तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, एक है ह्यूमन रिसोर्सफुल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। हिंदी में देख लो, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन। तो इन सेक्टर्स पर काम करने पर जोर दिया गया कि सबके लिए काम हो सके, सबकी फैसिलिटी हो सके, ठीक है। इसके अलावा इस मिशन ने क्या क्या देखा कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, लोगों को हेल्थ केयर देनी है, चाहे गांव का इलाका हो चाहे शहर का इलाका हो। अगर गांव की भी बात हो रही है तो हमें बिल्कुल वहां तक पहुंचना है जो लेस डेवलप्ड स्टेट है, लेस डेवलप्ड एरिया, जहां पर भाई बिल्कुल सुविधा नहीं है, तो हमें बिल्कुल वहां तक पहुंचना है, उन ग्रामीण क्षेत्रों तक जहां पर कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। तो हमें क्या करना है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करनी है, ठीक है। इसके अलावा लक्ष्य क्या है कि जो जीडीपी आपका है ना, वो खर्च करती है किसके ऊपर, आपका स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। कितना एक्सपेंस होता है हेल्थ केयर के ऊपर, 0.9%। तो उसको बढ़ाने की बात की गई कि 2 से 3% करो, उसको बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो जीडीपी की दर बढ़ाने की बात हुई। इसके अलावा और क्या प्राइमरी इनके ऑब्जेक्टिव थे कि ये पुराने मिशन के साथ साथ नए जो मिशन है उनकी तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज है ना, संचारी गैर संचारी जो बीमारी है, उनका सामना कैसे करना है, उनसे निपटना कैसे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, वो सारी की सारी आपको क्या करी जाएगी, जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितनी आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज दे सकते हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा सकते हो, जैसे डिस्पेंसरी खोल देना कुछ कुछ दूरी पर, वहां पर कुछ कुछ टेस्ट अवेलेबल करा देना। जैसे पहले क्या होता था, सरकारी डिस्पेंसरी होती थी, वहां कोई टेस्ट ही नहीं होते थे, तो बाहर से कराने पड़ते थे, डॉक्टर लिख के दे देते थे। पर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप देखोगे कि जो नॉर्मल जो छोटी छोटी डिस्पेंसरी भी होती है ना, वहां पर भी काफी टेस्ट हो जाते हैं आप लोगों के, ठीक है, जो छोटे टेस्ट होते हैं, तो उनसे भी काफी हेल्प हो जाती है लोगों को। इसके अलावा आप देखोगे कि इसका मेन एम ये भी था कि टोटल फर्टिलिटी जो रेट है ना, उसको रिड्यूस करे, कि ये कम हो।
ठीक है। तो उसकी बात हो गई कि उद्देश्य कुल प्रजनन को कम करना भी था। दूसरा लक्ष्य क्या था, शिशु की मृत्यु को, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना। क्योंकि आपको पता है कि ये चीज बहुत होती है ना कि अगर मदर प्रेग्नेंट है और वो प्रॉपर उसका इलाज नहीं चला, प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई, बच्चे का प्रॉपर फूड नहीं मिला उसको, तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा सफर करेगा। और ऐसे में क्या होगा कि बच्चा पैदा होते ही कई बार मर जाता है या फिर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए सर्वाइव करता है, 3-4 महीने, 3-4 दिन, 3-4 साल, मतलब ऐसा ड्यूरेशन है कि बच्चा बहुत मुश्किल से सर्वाइव करता है ऐसे केसेस में। तो कोशिश की इन सबका ध्यान रखना। इसके अलावा रिड्यूस करना मलेरिया इन्फेक्शन को, क्योंकि मलेरिया संक्रमण बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस चीज को कम करना। ठीक है। ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एनीमिया की प्रॉब्लम भाई विमेन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आपको पता है इंडिया में कहते हैं 30 के बाद ना हर विमेन में चेक कर लो भाई साहब, हर विमेन को खून की कमी पाएगी, चाहे थोड़ी पाए चाहे ज्यादा पाए, हर में। ये इंडियन मदर्स का या इंडियन विमेन्स का है, और इंडियन का भी नहीं, अब तो वर्ल्ड में भी ये चीज दिखाई दे रही है। क्योंकि अपन इस चीज पर ध्यान ही नहीं देते, तो इस चीज को भी थोड़ा सा वर्क करने की बात हुई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो मिशन है बहुत रिमार्केबल था, क्योंकि इसने अर्बन और रूरल दोनों ही एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी को प्रोवाइड कराया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। पर देखो एक बात है, कोशिश की गई है ना, पर 100% जो डिजायरेबल आउटकम देना, जो सोचा था कि भाई ऐसा ऐसा हो जाएगा, वो एग्जैक्ट तो नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ लेवल तक तो पहुंचे ना, है ना। तो इस वाली चीज का थोड़ा सा ध्यान रखा गया। इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारे एक्शन लेने की आज भी जरूरत है सरकार को, कि चलो आप पहुंच तो गए शहरों तक, गांवों तक, बट अब आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है लेवल में, क्वालिटी में, है ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाए, पब्लिक हेल्थ इन जनरली लोगों को अच्छे से मिल जाए, जो भी आप डिजायर्ड आउटकम चाहते हो कि हाँ भाई लोगों को जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो विमेन्स हैं, उनको जो बेसिकली सुविधाएं आप प्रदान कर सकते हो, है ना, या फिर दवाई आपको पता है कि सस्ती अवेलेबल हो सकती है तो आप कराओ। ठीक है। इसके अलावा जो बर्डन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंडिचर, देखो एक चीज और है, जो गरीब आदमी है भाई वो क्या करेगा, वो इलाज नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो अपना घर चलाए, ये इलाज कराए। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, बीमारी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो उनकी लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी रेट होगा भाई 60 साल, अगर वो बंदा 60 साल जिएगा तो वो इलाज ना कराने के चक्कर में हो सकता है 35-40 में ही निपट ले। तो यार ये भी तो एक गलत ही है ना, कि ये भी तो सफर करने वाली चीज है। तो इसलिए आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो कि भाई जो गरीब आदमी है वो भी अपना इलाज करा सके। इसलिए आज सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है जिसके अंतर्गत आप अपना गरीबी रेखा का कार्ड दिखाओगे, मतलब बहुत सारे ऐसे कार्ड होते हैं, बीपीएल कार्ड होते हैं, कि आप वो बिलो पॉवर्टी लाइन के कार्ड दिखाओगे और आपको कुछ रियायत मिल जाती है, या फिर कुछ इलाज फ्री में हो जाता है। सरकारी जो आपके अस्पताल है वहां बहुत सारी फैसिलिटीज हो रखी है। इवन आप लोगों को पता होगा आजकल ना एक स्टोर भी है, मतलब एक तो जनरल स्टोर होते हैं, नॉर्मल जो मेडिकल स्टोर होते हैं, ठीक है, और एक है जो गवर्नमेंट के स्टोर होते हैं, तो वहां वही मेडिसिन है ना, भले ही नाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं है, सॉल्ट सेम होता है उनका, राइट, तो वो थोड़े कम दामों में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। तो ये भी आपकी फैसिलिटी सरकार आप ही के हित में कर रही है। ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम चलाया, नेशनल हेल्थ मिशन चलाया, आयुष्मान भारत, हम सबको पता है आयुष्मान भारत की पॉलिसी सबसे पॉपुलर है कि हाँ भाई आप 5 लाख तक का इलाज करा सकते हो वो कार्ड बनवाकर। तो यार ये सारी चीजें आपकी भलाई के लिए हो रही है। इसके अलावा आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च किया गया, 2018 में, किस लिए, कि आप इंप्रूव करोगे अपने यहाँ हेल्थ केयर को। ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल के लिए तो 3 लेवल पर होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। कहने का मतलब है प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक, है ना, हर स्तर पर इसका इलाज करा जाएगा और हर सेक्टर में इसको देखा जाएगा। ठीक है। दो घटक हैं जो इसमें शामिल हैं, 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, पीएमजे बोल देते हैं। पहले इसको क्या बोला जाता था, एनएचपीएस, मतलब नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। अब इसको क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है। तो इसके नाम से जाना जाता है। और दूसरा घटक क्या है इसमें, HWCS, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या हुआ, आयुष्मान योजना को बनाया गया 2018 में, जिससे कि इस पर काम किया जा सके। और ये जो आयुष्मान भारत जो योजना है ना, और ये बहुत बढ़िया योजना है देखा जाए तो। ये संयुक्त प्रस्ताव है, मतलब इसने मिलकर क्या क्या चीजें, स्वास्थ्य बीमा शामिल है इसमें, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस जो करा रखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो भी मेडिकल केयर है वो आपने इसमें इंक्लूड की हुई है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या लिख सकते हो कि ये फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देता है हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी में अगर आप देखो कि भाई सबसे पहली बात तो ये कि पैसों की तो आफत आती है, ठीक है, तो वो सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर भी जो प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा कोशिश की जाती है चीप, सस्ते दामों में अच्छा इलाज कराया जा सके, है ना, क्वालिटी वाली सर्विस दे दी जाए प्राइमरी लेवल पर। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए कि भाई सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। ठीक है। इसके अलावा आयुष्मान भारत आप एक देखोगे इंटीग्रेटेड अम्ब्रेला हेल्थ केयर स्कीम है। अम्ब्रेला समझ रहे हो ना, जब हम अम्ब्रेला बनाते हैं तो ये अम्ब्रेला क्यों बोल रही हूं मैं इसको, क्योंकि ये सारी चीजों को कवर कर रहा है अम्ब्रेला, समझ रहे हो, पूरा ओवरऑल। तो ये ऐसी स्कीम है जो हेल्थ केयर भी दे रही है आपको, इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड पॉपुलेशन है उन लोगों को भी तो मदद कर रही है ना, कि आपके जो इलाज में पैसे लगने थे वो सरकार लगा रही है पॉलिसी के थ्रू, और आप उन पैसों को कहीं और यूज कर सकते हो। ये वाली चीज होगा। इसके अलावा भाई जब एक बात जाओ, जब सस्ती और अच्छी खासी गुणवत्ता वाली आपको फैसिलिटी मिल रही है तो ऐसे में क्या होगा, एक्सेसिबल और अफोर्डेबल मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी किनको, सिटीजन्स को। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। ठीक है। एंड एक सेकेंड, कंक्लूजन में अगर देखा जाए तो देखो तीनों चीजों को ही थोड़ा सा कंक्लूड कर लें। तो सोशल वेलफेयर हमने पढ़ा, जिसमें हमें पता चला कि हर स्टेट की जरूरत है कि वो क्या करेगा, अपनी जो जनता है या फिर अपना राज्य, अपने देश के लिए क्या करे, ज्यादा से ज्यादा भलाई के लिए कार्य करे। और हमने इंडिया कॉन्टेक्स्ट में देखा तो आपको पता है इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जो डेमोक्रेटिक है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट, पहली बात तो है ना, कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और होने के नाते क्या करता है, समाज कल्याण की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देता है कि भाई इसको अपने समाज को साथ लेके चलना है और उनका ज्यादा से ज्यादा कल्याण करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कंटेम्प्रेरी टाइम की जो गवर्नमेंट है वो ये देखती है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसी पॉलिसी बनाने में जिससे क्या हो, लोगों का सोशल वेलफेयर हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा।
अच्छा, एक चीज और थी इसमें कि अगर आप एक चीज देखो ना, वो ये कि चलो सोशल वेलफेयर करना, सरकार को पता है कि हमें समाज का कल्याण करना है, लोगों की भलाई करनी है। अब भलाई किसकी करोगे यार? जिसको जरूरत होगी, है ना, जो गरीब आदमी होगा या जो जरूरतमंद होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है सरकार के लिए कि वो नीडी पीपल को ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है कि भाई पता कैसे चले कि इस आदमी को सच में जरूरत है, यही छोटा छोटा नाटक कर रहा है। क्योंकि ये चीज आपको भी पता है, ये चीज ना सबसे गलत भी है वैसे हम सब में ही, क्योंकि हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं नहीं कह रही यहाँ पर मैं ऐसे हैं, बट बहुत लोग ऐसे हैं, वी नो दैट, कि ऐसे जैसे मान लो बीपीएल वाले कार्ड बनते हैं, आपको बताइए वो सिर्फ उनके लिए बनते हैं जो बिलो पॉवर्टी वाले होते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अच्छा खासा खाने पीने को होता है, उनके भी बने होते हैं, क्योंकि उनको लगता है सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, भाई ले लो, क्या जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये अपनी भी कमी है थोड़ी सी। ऐसे में सरकार को बड़ी दिक्कत होती है कि वो हकीकत में जो नीडी पीपल है उन तक नहीं पहुंच पाती, समझ नहीं आता कि उन तक कैसे पहुंचा जाए। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो कोशिश करती है दो अप्रोचेस पे काम करने को, एक है रेसिडुअल और एक है इंस्टीट्यूशनल, है ना। और ये दोनों ही अप्रोच बहुत फ्लेक्सिबल वे में काम करती हैं। बाकी ये वो आपका यूनिट एंड इसमें हम बेसिकली आपने देखा होगा यूनिट 5 का पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब यूनिट 5 हमारी खत्म हो गई, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, आपका यूनिट 6 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और आई विल ट्राई कि मैं ये तो नहीं कह रही मैं कल ही ले आऊंगी, बट आई विल कंप्लीटली ट्राई कि मैं जितना जल्दी हो सके। कल नहीं भी हो पाया क्योंकि वो पूरा कंटेंट प्रिपेयर करना, फिर सब रिकॉर्ड करना, यू नो दैट कि इट इज वेरी टाइम टेकिंग, और मुझे हिंदी और इंग्लिश यार दोनों का ध्यान रखना है। तो आप बस अपना पढ़ते चलो, मैं टाइम पे दे दूंगी, इतना तो सब्र रखो ही, ठीक है। और इसके अलावा भाई बढ़िया तरह पढ़ते रहना, आराम से शेयर कर देना अपने दोस्तों को, जिससे सबकी हेल्प हो जाए, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। और लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। एंड हाँ, शेयर कर देना, भूल मत जाना, ठीक है। अब की बार 1000 का टारगेट लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो मस्त बढ़ो आगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, ओके, बाय बाय।